गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन लर्निंग के इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसका पार्ट 1 देखा था। अब हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने लगभग 2 बिंदुओं पर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज का वर्गीकरण कैसा है, फ्रांस में 18वीं शताब्दी में राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति कैसी थी, और साथ ही फ्रांस में लोगों ने जीने के लिए किस प्रकार से संघर्ष किए। खासतौर पे महंगाई और अनाज की कमी के कारण उनके सामने कई सारी समस्याएं आई थी। अब हम इसका तीसरा बिंदु जो है, नए मध्य वर्ग द्वारा विशेष अधिकारों का अंत, इस पर विस्तृत में चर्चा करेंगे। नए मध्य वर्ग द्वारा विशेषाधिकारों का अंत। प्यारे बच्चों, कर बढ़ने तथा अकाल करने के कारण किसान और मजदूर विद्रोह किए थे, परंतु उनके पास व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए साधन या कार्यक्रम नहीं थे, और इसीलिए यह जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन लोगों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित थे तथा वे नए विचारों के संपर्क में आए थे। इन्हीं लोगों को मध्य वर्ग कहा गया। ये मध्य वर्ग के लोग, कुछ लोग व्यापारी थे, कुछ लोग प्रशासनिक थे और कुछ लोग वकील थे, और विशेषता इनकी एक ये थी कि ये लगभग पढ़े लिखे लोग थे। इन मध्य वर्ग का मानना था कि समाज के किसी भी समूह को जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रांस में प्रथम स्टेट व द्वितीय स्टेट को जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार मिले थे। इसलिए इन मध्यम वर्गों का कहना था कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार की मांग, इस प्रकार का विचार इस मध्य वर्ग का था, और साथ में इस मध्य वर्ग के विचारों को और प्रभावित करने का काम उस समय कई सारे ऐसे दार्शनिक जो थे, और अखबारों में बहस हो रही थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लोगों में राजतंत्र के खिलाफ असंतोष निर्माण हुआ, और यही असंतोष फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण बन जाती है। मध्य वर्ग के लोग जॉन लॉक और रूसो के विचारों से प्रभावित होकर यह मांग करने लगे थे कि देश के सभी लोगों को स्वतंत्रता, समान नियम और अवसरों की समानता होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, जॉन लॉक और रूसो एक ऐसे दार्शनिक थे, ऐसे विचारवंत थे, ऐसे आइडियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता व अवसरों की समानता होनी चाहिए, इस प्रकार के विचार समाज के सामने रखे थे, और इन्हीं विचारों से ये मध्य वर्ग प्रभावित हुआ था। लॉक ने अपने टू टिट्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट में इस बात का जिक्र किया है कि राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। लॉक का ये कहना था कि राजा को दैवी और निरंकुश अधिकार नहीं होते हैं। उस समय ये मान्यता थी कि राजा को ईश्वर से ही अधिकार मिले हैं, और इसीलिए राजा ये ईश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण वो अपने अधिकार चाहे जैसे उपयोग में ला सकता है। निरंकुश का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का उस पर कोई नियंत्रण न होना, मनमानी तरीके से शासन चलाना। और इसीलिए लॉक ने राजा के इस दैवी सिद्धांत और निरंकुश अधिकारों का जो सिद्धांत था उसका उन्होंने खंडन किया, उसका उन्होंने विरोध किया। रूसो ने
जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मतलब रूसो का ये कहना था कि जनता को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए और चुने हुए प्रतिनिधि समाज के लिए कार्य करे, इस प्रकार का उनका एक प्रस्ताव था। इसके साथ ही उस समय के प्रसिद्ध दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने भी अपने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक किताब में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में सत्ता का विभाजन होना चाहिए। आगे चलकर यही जो बात है, यानी कि सत्ता का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होना चाहिए, आज विश्व में कई सारे लोकतांत्रिक देशों में इसका विभाजन हुआ है और इसी रूप को बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों ने अपनाया है। जब अमेरिका में 13 उपनिवेश मिलकर यूएसए का गठन हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ, तब उन्होंने इसी प्रकार से सत्ता का बंटवारा करते हुए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन किया और इसी प्रकार वहाँ सरकार बनी थी। इस प्रकार से मध्य वर्ग के इन नए लोगों ने फ्रांस में जो राजा को असीमित अधिकार थे और प्रथम एवं द्वितीय स्टेट के लोगों को जो विशेष अधिकार मिले थे, उनका उन्होंने विरोध किया और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जैसे नए विचारों को जनता के सामने लाकर सम्राट के खिलाफ, राजा के खिलाफ लोगों के बीच में एक विरोध एवं असंतोष की भावना निर्माण करने में इस नए मध्य वर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी का परिणाम फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। सम्राट लुई 16 ने कर बढ़ाने के लिए 5 मई 1789 को नए करों को प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। सामान्यतः जब भी सम्राट को कर बढ़ाना होता था तब वो जनरल स्टेट की बैठक बुलाता था, क्योंकि सम्राट को अपने मन से कर बढ़ाने का अधिकार नहीं था। जब तक जनरल स्टेट की मंजूरी नहीं मिलती है, यानी कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट व तृतीय स्टेट के जो प्रतिनिधि होते थे, उस प्रतिनिधियों से मिलकर स्टेट जनरल बनता था। उन प्रतिनिधियों के सम्मति के बगैर वो करों में वृद्धि नहीं कर सकता था और इसीलिए उन्होंने इस बैठक बुलाने का निर्णय लिया। इसके पहले ऐसी बैठक 1714 में बुलाई गई थी। बैठक में पहले और दूसरे स्टेट के 300 प्रतिनिधि सहभागी हुए थे। प्यारे बच्चों, हमने भाग पहले में देखा था कि पहले स्टेट में जो पादरी लोग होते हैं और दूसरे स्टेट में जो मुख्यतः कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग के लोग होते थे, उनके 3 से प्रतिनिधि प्रत्येकी सहभागी हुए थे। और तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि जो समृद्ध और शिक्षित थे, यानी कि तीसरे स्टेट में जो व्यापारी लोग थे, जो अमीर लोग थे और जो पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, वो लोग स्टेट जनरल में सहभागी हुए थे। सहभागी होने से पहले ही किसान, कारीगर और महिलाओं को सभा में उस समय प्रवेश वर्जित था, लेकिन किसान, कारीगर और महिलाओं ने 40,000 पत्रों के द्वारा इस तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों को अपनी शिकायतें और मांगों की सूची दे दी थी और वो सूचियाँ प्रतिनिधि लेकर स्टेट जनरल में चले गए थे। प्रतिनिधि सभा के नियम के अनुसार उस समय प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इसका अर्थ है कि प्रथम स्टेट को एक मत, द्वितीय स्टेट को एक मत देने का और तृतीय स्टेट को एक मत देने का अधिकार उस समय ये नियम के अनुसार होता था।
परंतु तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने ये मांग रखी कि इस बार प्रत्येक सदस्य द्वारा एक मत कराया जाना चाहिए, यानी कि प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार की उन्होंने मांग की और उनका ये कहना था कि यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है, जिसे रूसो ने अपने किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया था कि हर एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार की मांग तीसरे स्टेट ने प्रतिनिधियों के सामने रखी, परंतु तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों की यह मांग सम्राट ने ठुकरा दी, तो वह विरोध जताते सभा से बाहर चले गए। हमारे तीसरे स्टेट के लोग बाहर चले गए क्योंकि वे अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे और यही से फ्रांसीसी क्रांति को एक नई दिशा मिलती है। फ्रांसीसी क्रांति की एक नींव यहाँ से ये तीसरे स्टेट के लोगों द्वारा, प्रतिनिधियों द्वारा रखी जाती है। देखिए आगे चलकर जब उन्होंने इसका बहिष्कार किया तब उन्होंने 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली मतलब राष्ट्रीय सभा। और उन्होंने शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियाँ को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। इस प्रकार से उन्होंने ये घोषणा की और नेशनल असेंबली की स्थापना की। मुख्यतः इस नेशनल असेंबली का नेतृत्व मिराबेau और आबेसिये ने किया था। वैसे देखा जाए तो मिराबेau ये कुलीन परिवार से था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकार को समाप्त करने के पक्ष में थे। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई के भीड़ के सामने भाषण दिया और उनके भाषण से लोग प्रभावित हुए और इस आंदोलन में, इस फ्रांसीसी क्रांति में वो जुड़ते चले गए। दूसरी तरफ आबेसिये भी एक पादरी था, लेकिन उसने तीसरा स्टेट क्या है इस शीर्ष का एक प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका निकाली और लोगों को उन्होंने जागरूक करने का काम किया। इस प्रकार से ये दोनों के विचारों से लोग प्रभावित हुई और आगे चलकर यही एक फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत रही है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। महंगाई, जमाखोरी के कारण गुस्साई औरतों ने पाँव के रोटी के दुकान पर धावा बोला। हमने पहले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार से फ्रांस में महंगाई बढ़ी थी और बड़े बड़े जो व्यापारी थे वो जमाखोरी करके भारी मात्रा में अधिक कीमतों पर वस्तुएं बेचते थे। परिणाम स्वरूप औरतों ने पाँव रोटी की दुकान पर धावा बोला। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने के आदेश दिए और इस गुस्साई भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल किले पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया और यही 14 जुलाई 1879 का वो दिन था जिसे हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के रूप में जानी जाता है। दूसरी तरफ फ्रांस के ग्रामीण इलाकों में, देहातों में ये अफवाह फैली कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतो लुटेरों को बुलाया है। लठेतो लुटेरों को मतलब होता है कि लाठी वाले गुंडे को उन्होंने बुलाए हैं और वो फसल को बर्बाद करने वाले हैं। इस प्रकार की अफवाह ग्रामीण क्षेत्र में फैल गई और परिणाम स्वरूप किसानों ने कुदालों और बेलंचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण किए, अन्न भंडार लूट लिए गए और जमींदारों के पास लगान के जो दस्तावेज थे उनको जला दिया। कुलीन लोग जागीरी छोड़कर अन्य देशों में भाग गए। दूसरी तरफ पूरे फ्रांस में इस प्रकार के नेशनल असेंबली स्थापित हो गई। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में भारी मात्रा में
संघर्ष शुरू हुआ और अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने करों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का उन्होंने आदेश पारित किया। दूसरी तरफ पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। साथ में जो धार्मिक कर दिया जाता था उस धार्मिक कर को भी समाप्त कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई और इस प्रकार से नेशनल असेंबली वाली सरकार के पास लगभग 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आई और एक प्रकार से ये एक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बात थी फ्रांस के दृष्टि से। तो इस प्रकार से नेशनल असेंबली ने वहाँ पर स्थापित करने के बाद में जो संविधान प्रारूप तैयार किया गया और संविधान लागू होने के बाद जो फ्रांस में सरकार बनी उसे संवैधानिक राजतंत्र की सरकार कहा जाता है। इसकी स्थापना कैसी हुई है ये हम लोग 5वें बिंदु में देखेंगे। तो नेशनल असेंबली ने 1791 को संविधान का प्रारूप पूर्ण रूप से पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। प्यारे बच्चों, मतलब नेशनल असेंबली की सरकार स्थापित होने के बाद भी सम्राट वहाँ पर शासक के रूप में बना था, लेकिन संविधान लागू होने के बाद उनके सारे शक्तियों को और उसके सारे विशेष अधिकारों को सीमित कर दिया गया, उनके ऊपर बंधनें लगाई गई। नए संविधान के अनुसार एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति को केंद्रीकृत करने के बजाय शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया। प्यारे बच्चों, आपने देखा था कि जब वहाँ पर प्राचीन राजतंत्र था, लुई 16वां के हाथ में जब संपूर्ण सत्ता थी, तब एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता केंद्रीकृत थी। लेकिन संविधान लागू होने के पश्चात वहाँ पर शक्तियों को विभाजित किया गया और वो विभाजित इन 3 संस्थाओं में किया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, और साथ ही इसको हस्तांतरित कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि वो पूरी तरह से फ्रांस की जनता पर लागू कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। मतलब फ्रांस में राजतंत्र तो था, लेकिन राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया और वहाँ का शासन अब संविधान के अनुसार चलाया जाने लगा। इसी व्यवस्था को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे कि 1791 में जो फ्रांस ने संविधान को लागू किया, संविधान को अपनाया, उसके अनुसार उन्होंने कौन से परिवर्तन किए या उसमें कौन से प्रावधान थे। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। दूसरी बात, नेशनल असेंबली का अप्रत्यक्ष चुनी जाती थी। उसको हम लोग नीचे की तस्वीर से विस्तृत रूप में जानने की कोशिश करते हैं कि नेशनल असेंबली का चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती थी। प्यारे बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे निष्क्रिय नागरिक थे, जिसमें सामान्यतः ऐसे लोग होते थे जिसमें महिलाएं, 25 वर्ष के नीचे वाले ऐसे पुरुष जो अपने
3 दिन के मजदूरी के बराबर कर अगर भरने में वो सक्षम नहीं है तो उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। ऐसे सभी पुरुष व सभी प्रकार की महिलाओं को इस निष्क्रिय नागरिकों में रखा गया था। उसके ऊपर देखिए, उसमें सक्रिय नागरिक लगभग ये 2.8% वहाँ की जो जनसंख्या थी उसके 40 लाख लोगों को ही केवल मतदान का अधिकार दिया गया था, जिन्हें सक्रिय नागरिकों का दर्जा दिया जाता था। ये सक्रिय नागरिक वे लोग होते थे जो कम से कम 3 दिन के मजदूरी के बराबर कर अदा करने में सक्षम है या सरकार को वो कर अदा करते थे। ऐसे लोगों को सक्रिय नागरिकों के श्रेणी में रखा जाता था। फिर ये सक्रिय नागरिक जो है, सक्रिय नागरिक एक मतदान के लिए एक ऐसे इलेक्टोरल पैनल का वो लोग चुनाव करते थे जिसमें लगभग 50,000 व्यक्तियों का चुनाव करते थे। अर्थात ये 40 लाख लोग 50,000 प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे और फिर ये 50,000 प्रतिनिधि नेशनल असेंबली के 745 प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते थे, चुनाव करते थे और ये 745 सदस्य या प्रतिनिधियों से मिलकर नेशनल असेंबली बनती थी। नेशनल असेंबली के सामने एक एरो दिया गया है, देखिए कि उसका सम्राट पर, कार्यपालिका जो थी उसमें सम्राट पर उन्होंने नियंत्रण रखा, यानी कि सम्राट पर विधायिका का अर्थात नेशनल असेंबली का नियंत्रण स्थापित हुआ। और उसके नीचे एक एरो दिखाया गया है कि सम्राट से नेशनल असेंबली की तरफ, उसमें लिखा है निषेध। इसका अर्थ ये होता है कि राजा जो भी कोई निर्णय लेगा वो नेशनल असेंबली को मान्य नहीं होगा। इस प्रकार से उसके नियमों का या निर्णयों का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। इस प्रकार से ये विधायिका। दूसरी तरफ कार्यपालिका में ये सम्राट और उसके मंत्री होते थे। इन मंत्री और सम्राट पर पूर्ण रूप से नेशनल असेंबली अर्थात विधायिका का ही नियंत्रण होता था। और दूसरी तरफ आप देखिए, न्यायपालिका का चुनाव भी जो सक्रिय नागरिक होते थे, यानी कि 40 लाख लोग ये न्यायपालिका का सीधा चुनाव करते थे। इस प्रकार से ये नेशनल असेंबली की चुनाव की प्रक्रिया थी। इसमें महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था और ऐसे पुरुष जो 25 वर्ष के नीचे है और अपने 3 दिन के मजदूरी के बराबर वो कर अदा करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं था। हमने ऊपर देखा था कि संविधान में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो संविधान, ये फ्रांसीसी संविधान का महत्वपूर्ण घटक हम पढ़ने जा रहे, जिस घोषणा पत्र ने विश्व को एक नई प्रेरणा दी और विश्व में इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर कई सारे अपने औपनिवेशिक देशों के खिलाफ आंदोलन किए, जिसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है। तो इस संविधान में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ इस संविधान की शुरुआत हुई। मतलब संविधान में उन्होंने सबसे पहले पुरुष एवं नागरिक अधिकार के लिए घोषणा पत्र लिखा है और इस घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है कि नागरिकों को जीवन के अधिकार, मतलब हर एक नागरिकों को जीवन से जुड़े हुए सारे अधिकार जो मौलिक अधिकार माने जाते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार। अभिव्यक्ति मतलब हमें अपने विचार बोलने, लिखने या उसे भाषण के द्वारा, लेखन के द्वारा, गीतों के द्वारा प्रस्तुत करने के, व्यक्त करने की जो आज़ादी या स्वतंत्रता होती है उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। तो जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार व कानूनी बराबर के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किए गए। प्यारे बच्चों, नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार का अर्थ होता है
कि नैसर्गिक अधिकार का अर्थ होता है कि ऐसे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसे जन्म से ही जीवन से जुड़े हुए मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारे अधिकार उसे जन्म से ही मिलते हैं। उसे कोई किसी देश की सरकार नहीं देती है, इसीलिए उन्हें नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। और दूसरे कुछ अधिकार है, अहरणीय अधिकार का अर्थ होता है कि ये ऐसे अधिकार है जैसे जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। ये जो अधिकार है ये जन्म से ही प्राप्त होते हैं और इसे कोई भी सरकार को छीनने का अधिकार नहीं है। किसी भी सरकार को ये अधिकार को छीनने का अधिकार नहीं है या वो छीन नहीं सकता है। उसके लिए अहरणीय शब्द प्रयोग किया गया है। और इतना ही नहीं, इस संविधान में ये भी प्रावधान किया गया है कि ये जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र दिया है और इस घोषणा पत्र के तहत जो भी अधिकार दिए हैं उस अधिकारों को राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे और उसके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति के ये प्रमुख बिंदुओं पर हमने चर्चा की। इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर अभी हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की उसमें आप सबको मिल जाएगा। इसी चैप्टर के अगले बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए फिर से हम लोग मिलेंगे भाग 3 में। तब तक आप लोग इस भाग को पूर्ण रूप से पढ़े, समझे और किताब की भी मदद लेके अगर कोई आपको दिक्कत है, समझने में नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।